हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार लेक्चरर फिजिक्स अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ साइंस पर आप सबका स्वागत करता हूं। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं फिजिक्स के कंसेप्ट को आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है आप सबको यह प्रयास पसंद आ रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, यूनिट ऑफ चार्ज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ। इन 1785 कूलम, जो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्स को स्टडी किया और उस फोर्स को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ दिया। इसी को हम कूलम लॉ के नाम से जानते हैं। Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी कि चार्जेस के गुणा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की जो दूरी है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। The direction of force is along the line joining the 2 point charges। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर होगी? वो हमेशा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी, चाहे अट्रैक्शन की फोर्स हो चाहे रिपल्शन की फोर्स हो। अब मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी है r, उसको स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, Q2 Q1 को अपने से दूर धकेलेगा, वो भी उसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों फोर्स दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर लग रही है, और किस साइड में लग रही है? आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने अभी पढ़ा कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, यानी पहला चार्ज गुणा दूसरा चार्ज, तो इनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये फोर्स, और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस था r, तो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि यहाँ से मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है Q1 into Q2 के ऊपर, यानी कि Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी, अगर वो ज्यादा आती है तो फोर्स भी ज्यादा होगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कम होगा तो फोर्स कम होगी। और R के साथ इसका इनवर्सली रिलेशन है, यानी कि R का स्क्वायर अगर बढ़ेगा तो F कम होगा, और R का स्क्वायर अगर कम होगा तो F ज्यादा होगा। इसके बाद जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम इक्वालिटी में बदलते हैं, इक्वल में बदलते हैं, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगता है K, और इस K को यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे बन गई F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एयर या वैक्यूम में SI यूनिट्स के अंदर इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये परमिटिविटी है किसके लिए? फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, और वो वैल्यू कितनी है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, इसे याद रखना पड़ेगा। तो जब ये वैल्यू जो आई हमारे पास K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम फोर्स की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास
इक्वेशन बनती है फोर्स की, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यहाँ जो 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें ε0 की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद, तो ये वैल्यू निकलती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कि कूलम्स लॉ की क्या सीमाएं हैं, कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ के वैलिड होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। तो पहली कंडीशन हमारे पास है द चार्ज मस्ट हैव ए स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के ऊपर वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि जब हम कूलम लॉ का यूज करके फोर्सेस निकाल रहे हैं दो चार्जेस के बीच में, तो या तो दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए या फिर वो चार्ज मेटेलिक स्फीयर हो सकते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारे पास है द चार्जेस मस्ट बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों चार्जेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर मूवमेंट होगी तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमें कंसीडर करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा जो है मैग्नेटिक फोर्स, जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए द चार्जेस मस्ट बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमें पता है कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है और एक कूलम कितना चार्ज होता है इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन कूलम लॉ का यूज करके ही दी गई। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में। अब मान लेते हैं कि जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 ये दोनों के दोनों 1 कूलम के बराबर हैं, दोनों इक्वल एंड सिमिलर चार्ज हैं Q1 और Q2, और इन दोनों को वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, यानी कि R हमारा हो गया 1 मीटर। जब ये वैल्यूज हम इस फार्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकल के आती है 9 × 10⁹ न्यूटन। तो यहाँ से 1 कूलम की डेफिनेशन क्या बनती है, 1 कूलम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज which when placed at a distance of 1 meter in air or vacuum from an equal and similar charge experiences a repulsive force of 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी कि 1 कूलम वो चार्ज है जो अपने इक्वल और सिमिलर चार्ज से 1 मीटर की दूरी पे वैक्यूम में रखने के बाद उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लगाता है। यदि ये चार्ज Q1 और Q2 1 कूलम के अलावा किसी और वैल्यू के होंगे और इनको 1 मीटर की दूरी पे अगर हम रखें तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू कभी भी 9 × 10⁹ न्यूटन नहीं आएगी। ये 9 × 10⁹ न्यूटन की फोर्स केवल एक ही कंडीशन में आएगी, यदि इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो कितना हो, 1 कूलम हो। आगे नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। हम जानते हैं दो चार्जेस Q1 और Q2 को यदि हम r डिस्टेंस के ऊपर रखें वैक्यूम या एयर में तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यदि इन्हीं दोनों चार्जेस को हम सेम डिस्टेंस पे किसी मीडियम में रखें तब उनके बीच की जो फोर्स होगी वो होगी Fm इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2/r²। यहाँ पे हमने जो एप्सिलॉन लिखा है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है मीडियम की। पहले वाले केस में हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा था, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी फ्री स्पेस या वैक्यूम की। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको डिवाइड करते हैं। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर Q1 Q2/r² और 4π ये दोनों इक्वेशंस के अंदर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचता है F/Fm इज इक्वल टू ε/ε0। ये जो रेशियो हमारे पास आई, इस रेशियो को हम एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं और इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर और वैक्यूम इज 1। एयर या वैक्यूम के लिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमारे पास
क्या चीज सामने आई कि रिलेटिव परमिटिविटी को अगर मैं यहाँ अपसाइलन नॉट को ऊपर ले जाऊं, उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास अपसाइलन यानी कि मीडियम की परमिटिविटी निकल जाती है। तो वैक्यूम की परमिटिविटी को यदि हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी निकल जाएगी। The force between 2 point charges depend upon the nature of medium in which the charges are situated। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो किस पर डिपेंड करेगी कि जिस मीडियम में उन चार्जेस को रखा हुआ है उसका नेचर क्या है, क्योंकि हर मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, इसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे इस इक्वेशन के द्वारा जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आई थी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर है, F बाय Fm के बराबर है। F क्या चीज है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम और एयर, और Fm क्या चीज है यहाँ पे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये रेशियो है, किसकी रेशियो है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम और एयर डिवाइड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। So the definition is the dielectric constant or relative permittivity of a medium is defined as the ratio of the Coulomb force between 2 point charges placed in air or vacuum to the Coulomb's force between the same two charges placed in medium separated by some distance by each other। आज का नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। उससे पहले हम वेक्टर के कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका कुछ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक वेक्टर है, इसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस क्वांटिटी का सिंबल लिखते हैं और उसके ऊपर एक स्मॉल एरो हेड लगाते हैं। तो ए वेक्टर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर, जैसे ए वेक्टर हमने ये लिखा, इसके दोनों तरफ लाइंस लगाते हैं। इन लाइंस का मतलब हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर। ए क्या चीज थी, उस वेक्टर की वैल्यू थी कि वैल्यू कितनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मतलब है कि उस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, उसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते, केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू देखनी है हमें। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी केवल वैल्यू क्या है। सेकंड चीज हमारे पास यहाँ पे है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का होता है, परंतु उसकी डायरेक्शन गिवन वेक्टर की होती है। तो जो भी वेक्टर हमें दिया हुआ है डायरेक्शन सेम वही रहेगी, परंतु उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट का होगा। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो क्वांटिटी है उसके सिंबल के ऊपर एक इन्वर्टेड कैप बना देते हैं। जैसे ये कैप यहाँ पे दिखा रखी है, तो इसको हम पढ़ते हैं हैट भी बोल सकते हैं, कैप भी बोल सकते हैं। तो ए कैप ये क्या दर्शा रहा है कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो क्या आएगा, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन में अगर ये जो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊं तो ये यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ हमने ऊपर देखा था, इसको हम ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हमने लिख दिया ए। तो ए वेक्टर किसके बराबर आ गया, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। यानी कि किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे ए वेक्टर की जगह फोर्स वेक्टर होता तो हम उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको उसी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देते। यही काम हमें कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए करना है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, जहां जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम में भी दिखा रखा है, पहले डायग्राम में देखते हैं हम इसको। तो दोनों ही प्लस के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं।
पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। पहला चार्ज दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है F21। इसको जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी फोर्स दूसरे चार्ज पे पहले की वजह से। और इसी तरह से दूसरे चार्ज ने पहले के ऊपर फोर्स लगाई, उसको हम लिखेंगे F12 से, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। यहाँ चार्ज Q1 से Q2 तक का जो डिस्टेंस है वो R है, और इसको वेक्टर में अगर रिप्रेजेंट करें तो हमने लिखा हुआ है R12 वेक्टर, और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21 इज R12 कैप। तो R12 कैप जो यूनिट वेक्टर है ये फोर्स F21 की डायरेक्शन में है, यानी कि फोर्स F21 को अगर हमें वेक्टर में रिप्रेजेंट करना होगा तो इसके मैग्नीट्यूड को हमें इसके यूनिट वेक्टर यानी कि R12 कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी प्रकार F12 वेक्टर ये फोर्स है पहले चार्ज पे दूसरे चार्ज की वजह से, और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारे पास है R21 कैप। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो R12 वेक्टर है और R21 वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बस डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो दोनों की वैल्यू, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होंगे, और मान लेते हैं दोनों किसके बराबर होंगे, R के बराबर होंगे। चलिए अब हम पहली फोर्स जो है F21 फोर्स को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो F21 वेक्टर किसके बराबर होगा, सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे फोर्स का। तो हमें पता है कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है, K, यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसको वेक्टर में लिखा है, साथ में इसका मैग्नीट्यूड लिया है, तो या तो हम यहाँ पे R का स्क्वायर लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, या फिर अगर हम उसको वेक्टर में ही लिखना चाहें तो R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। साथ में ये जो मैग्नीट्यूड वैल्यू आई फोर्स की, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इसके यूनिट वेक्टर से जो इस फोर्स की डायरेक्शन में है। तो यूनिट वेक्टर क्या था यहाँ पे, R12 कैप, ये हमारा यूनिट वेक्टर था F21 फोर्स के केस में। तो हमने क्या किया, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है उसको इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया F21 वेक्टर वेक्टर फॉर्म में। इसी प्रकार हम F12 को अगर लिखेंगे तो केवल फर्क ही आ जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा। तो F12 वेक्टर को अगर हम लिखते हैं तो उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, R21। F12 फोर्स की डायरेक्शन में R21 यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये दोनों ही यूनिट वेक्टर R21 कैप एंड R12 कैप, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, परंतु इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इसलिए दोनों का ही मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड तो बराबर रहेंगे। परंतु अगर हम डायरेक्शन देखें दोनों की, तो डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए हम लिख सकते हैं R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। यहाँ पे जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ, दोनों ही ये यूनिट वेक्टर हैं, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई है R21 की, किसके बराबर, माइनस R12 कैप के बराबर, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब इक्वेशन 2 में हम इस वैल्यू को रखेंगे R21 कैप की, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R21 कैप की जगह अब हमें क्या रखना है, यहाँ पे माइनस R12 कैप। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। यहाँ से हम माइनस के साइन को आगे करके लिख लेते हैं, तो माइनस के साइन के साथ में जो भी इक्वेशन बनी ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड। तो ये जो इक्वेशन थी वो किसके बराबर थी, F21 वेक्टर, यानी कि ये हमारे पास आ गया माइनस F21 वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि F12 वेक्टर किसके बराबर आ गया, माइनस F21 वेक्टर के बराबर आ गया। यानी कि जो फोर्स पहले चार्ज पे दूसरे की वजह से लग रही है, या जो फोर्स दूसरे पे पहले की वजह से लग रही है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। और माइनस का साइन क्या बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंस क्या हुई कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की, पहले इंपॉर्टेंस इसकी है
कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्जेस ऑन ईच अदर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि यहाँ से क्या पता लगा हमें कि जो फोर्सेस हैं दोनों चार्जेस के ऊपर जो लग रही हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं पर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। सेकंड क्या पता लग रहा है यहाँ से कि ऑल्सो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू बॉडीज आर सेंट्रल फोर्सेस। तो ये जो दोनों चार्ज बॉडीज हैं उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, यानी कि ऐसी फोर्सेस जो दोनों बॉडीज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगे, चाहे वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगे चाहे आउटवर्ड डायरेक्शन में लगे। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। यानी कि जो दो चार्जेस हैं जैसे Q1 और Q2 चार्ज थे, दोनों ये प्लस के चार्ज थे, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव होता और दूसरा नेगेटिव होता तो उस केस में दोनों में जो फोर्स है लगती इसी लाइन पर इनवर्ड डायरेक्शन पे। Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचता और Q2 Q1 को अपनी तरफ, तो उस केस में इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेज लगती है। आगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस Q2, Q3 एंड सो ऑन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज हम करते हैं किस काम में? किसी गिवन चार्ज के ऊपर मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्सेस निकालने के लिए। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। तो किसी भी गिवन चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगी वो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें अलग अलग चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लग रही हैं उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चार्ज Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स निकालनी पड़ेगी, Q3 की वजह से Q1 पे फोर्स निकालनी पड़ेगी एंड सो ऑन। Q1 की वजह से Q1 पे फोर्स निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज Q1 पे Q2 की वजह से कितनी फोर्स होती है। तो इसके लिए जैसे हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला किया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे लिखें तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, क्योंकि यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर जो है वो फोर्स F12 की डायरेक्शन में है। सेकेंडली अब हम चार्ज Q3 की वजह से Q1 के ऊपर अगर हम फोर्स लिखें तो वो कैसे लिखेंगे? F13 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3। अब यहाँ पे हमारे जो चार्जेस आगे, पहला चार्ज Q1 है, दूसरा Q3 है, डिवाइड बाय R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप। तो ये हमारे पास आ गया फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3। अब अगर हमें टोटल फोर्स निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें जितनी भी ये फोर्सेस हम इस तरह से निकालेंगे F12, F13, F14, F1n, उन सभी का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो F1 अगर टोटल फोर्स है पहले चार्ज के ऊपर तो F1 वेक्टर किसके बराबर होगा? F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर एंड सो ऑन। Therefore total force is given by, इन सभी फोर्सेस के अंदर अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन लिख सकते हैं और बाकी ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा? Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर R21 कैप। तीसरे चार्ज पहले और तीसरे के बीच में हमारे पास आ गया Q1 Q3 बाय R31 का स्क्वायर R31 कैप एंड सो ऑन। nth चार्ज के लिए हमारे पास आ जाएगा Q1 इंटू Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 कैप। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी एक गिवन चार्ज के ऊपर यदि हमें टोटल फोर्स निकालनी हो तो अलग अलग चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लग रही हैं हमें उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम किस तरह से फोर्स निकाल सकते हैं किसी गिवन चार्ज के ऊपर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितनी तरह के होते हैं। तो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह के हैं। पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्ज एक लाइन के ऊपर, एक थिन वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। दूसरी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्ज किसी थिन शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। और तीसरी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो बाकी प्रोसीड करते हैं हम अपने पहली तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स निकालने के लिए, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When charge is uniformly distributed over a line such as thin conducting wire, then such type of distribution is called linear charge distribution। जब चार्ज एक थिन वायर के ऊपर, यानी कि एक पतली सी लाइन की तरह जो वायर होती है उसके ऊपर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि एक थिन वायर है और इसके ऊपर प्लस का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा, जो एक ग्रीक लेटर है, के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मान लेते हैं कि एक dx कोई स्मॉल लेंथ है, उसके ऊपर dq एक वेरी स्मॉल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा किसके बराबर होगा? dq बाय dx, यानी कि चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी यही है। इसके बाद इस dx को हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर लेके जाएं तो ये लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इंटू dx इज इक्वल टू dq। नाउ consider a thin wire on which charge q is uniformly distributed and dx is a small line element on this wire। अब हम मानते हैं कि एक थिन वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ है कैपिटल L और इसके ऊपर q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से चार्ज फैला हुआ है। इसके ऊपर एक छोटी सी लेंथ वायर की हमने ले ली dx। हम पहले इस dx लेंथ के ऊपर जितना चार्ज है, मान लेते हैं इसके ऊपर वेरी स्मॉल चार्ज dq है, और उसकी वजह से हम सबसे पहले इसके पास में r डिस्टेंस की दूरी पे रखा हुआ चार्ज q नॉट, इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इस चार्ज एलिमेंट की वजह से हम q नॉट के ऊपर फोर्स निकालेंगे और फिर हम उसके इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल वायर की लेंथ के लिए, हमारे पास टोटल फोर्स निकल जाएगी। तो हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स निकालनी है Q नॉट चार्ज के ऊपर। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? df क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम केवल ये छोटा सा जो एलिमेंट है dx एलिमेंट, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं जो स्मॉल फोर्स होगी। तो df is the small force which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught। First charge is q naught and charge on the element is dq। So first charge q naught into second charge dq, ऊपर ये दोनों की प्रोडक्ट आ गया और डिवाइड में हमारे पास क्या है? उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि उनका डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिवाइड में हमारे पास आ गया r स्क्वायर। तो स्मॉल फोर्स df इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q naught इंटू dq अपॉन r स्क्वायर। ये कूलम लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया। यहाँ पे जो dq है इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी यहाँ इक्वेशन में, वो क्या थी? लैम्डा इंटू dx। तो dq की जगह हम लैम्डा इंटू dx इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 1 by 4 pi epsilon naught q naught इंटू लैम्डा dx अपॉन r स्क्वायर। अब क्या करना है हमें तो पूरी वायर की वजह से यहाँ इसके ऊपर फोर्स निकालनी थी, तो हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन थी इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो लिमिट हम जीरो लेंथ से लेके टोटल लेंथ कितनी थी L, जीरो से L के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फोर्स की इक्वेशन का। तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L 1 by 4 pi epsilon naught q naught इंटू लैम्डा dx अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे और जो वेरिएबल टर्म्स हैं वो हमारी इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएंगी। तो हमारे पास ये जो टोटल फोर्स है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर सरफेस such as thin conducting sheet, then such type of distribution is called surface charge distribution। तो जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो किसके ऊपर? किसी सरफेस के ऊपर, जैसे कि एक थिन कंडक्टिंग शीट हो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का, तब हम बोलेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा के द्वारा लिखते हैं और इसकी डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट
एरिया, तो इसको हम लिखेंगे डी क्यू बाय डी ए से। यहाँ पे डी ए क्या है, एक वेरी स्मॉल एरिया है जिसके ऊपर एक स्मॉल चार्ज डी क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके बराबर होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि डी क्यू बाय डी ए के बराबर होगी। यहाँ पे डी ए को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो इधर डिवाइड में है और दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई में जाएगा और हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, सिग्मा इंटू डी ए इज इक्वल टू डी क्यू। आगे, कंसिडर ए थिन शीट ऑन विच चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम एक थिन शीट कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस शीट का टोटल एरिया है ए। लेट डी ए इज ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन दिस शीट। इस शीट के ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हम मान रहे हैं जिसका एक छोटा सा एरिया हमारा कितना है, डी ए, और इस एरिया एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज है जो इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर है। इससे r डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एक चार्ज है क्यू नोट। हमें क्या करना है, इस चार्ज क्यू नोट के ऊपर फोर्स निकालनी है इस छोटे से एलिमेंट के चार्ज के वजह से, यानी डी क्यू चार्ज की वजह से हमें इस क्यू नोट एलिमेंट पे फोर्स निकालनी है। और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, r। तो स्मॉल फोर्स dF इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज यहाँ पे क्यू नोट है और एलिमेंट का चार्ज हमारे पास है डी क्यू, तो क्यू नोट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, कूलम लॉ से हमने फोर्स निकाल ली। और ये जो डी क्यू है इसकी वैल्यू कितनी थी, अभी हमने ऊपर निकाली थी, सिग्मा इंटू डी ए। ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारी ये इक्वेशन बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हमें टोटल फोर्स निकालनी है इस क्यू नोट चार्ज पे पूरी शीट की वजह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये डीएफ वाली इक्वेशन हमारी आई है इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम जीरो एरिया से लेके कंप्लीट एरिया के लिए, ए एरिया तक के लिए, तो क्या निकल जाएगा, टोटल फोर्स एफ निकल जाएगी। तो एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे हम, और बाकी जो बचेगा वेरिएबल क्वांटिटी इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएंगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई टोटल फोर्स के लिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब थर्ड टाइप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कब बोलेंगे, जब चार्ज जो है किसी बॉडी के ऊपर, कोई सॉलिड बॉडी है उसके सरफेस पर भी और उसके इनसाइड भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तब इस तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको हम ग्रीक लेटर रो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि कोई एक स्मॉल वॉल्यूम है, मान लेते हैं dv, और उसके ऊपर स्मॉल चार्ज dq यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमारी ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, dq बाय dv, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस dv को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो रो के साथ मल्टीप्लाई में होगा, और रो इंटू dv किसके बराबर आ जाएगा, dq के बराबर आ जाएगा। बाकी सारी कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल ठीक वैसी ही है जैसी कैलकुलेशंस हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में की थी। बस फर्क क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो पोजीशन है हमारी, इस पोजीशन पे यहाँ पे लैम्डा dl आया था। जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे इस जगह पे हमारे पास क्या आया था, सिग्मा इंटू डी आया था। और जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे हमारा इस जगह पे क्या आया, रो इंटू डी आया। बाकी सारी कैलकुलेशन इनकी सिमिलर है। तो ये जो मेथड हमने किए तीनों के तीनों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस तरह से टोटल फोर्स निकाल सकते हैं किसी गिवन चार्ज के ऊपर।